पहली कविता है चांदनी रात। कक्षा 9वीं की ये पहली कविता है पाठ्य पुस्तक की, चांदनी रात। और इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। और इनकी भाषा कौन सी भाषा है? खड़ी बोली भाषा है। मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा खड़ी बोली भाषा है। बोली भाषा उन्हीं भाषाओं को कहा जाता है जो क्षेत्रीय भाषा होती है। अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को हम बोली भाषा कहते हैं। जैसे वृंदावन साइड में मथुरा है, बरसाने वाला पर्वत है, नंदगांव है, उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। वृंदावन साइड में ब्रिज भाषा बोली जाती। और ब्रिज भाषा में संत सूरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। मीराबाई के कुछ पद हैं। अब अयोध्या साइड में बोली जाने वाली अवधी भाषा है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। जैसे कहते हैं हनुमान चालीसा में नासै रोग हरे सब मीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे महावीर जब नाम सुनावी। अवधी भाषा है। अब खड़ी बोली भाषा जो है कहीं पर थोड़ी बहुत तक इलाहाबाद साइड में भी बोली जाती और झांसी के साइड में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। पहाड़ी है, मैथिली है, भोजपुरी है, खरौता हिंदी जो कि झारखंड में बोली जाती है। तो खड़ी बोली भाषा के जाने माने कवि मैथिली शरण गुप्त जी बहुत अच्छे और युग प्रवर्तक कवि है। विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से इनकी कविताएं ओतप्रोत भरी हुई रहती है, लबालब भरी हुई रहती है। नारी के प्रति करुणा की भावना। यहां पर प्रस्तुत कविता जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने पंचवटी नाम के खंडकाव्य से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 जो कि जिला झांसी चिरगांव के पास चिरगांव है, जिला झांसी में चिरगांव स्थित है। यहां पर इनका जन्म हुआ चिरगांव में। और इनकी मृत्यु जो है 12 दिसंबर 1964 में। इनका परिचय मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। इनकी रचनाएं जो है मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है। मैं यह मानता हूं कि आप कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं ने अपना जो पाठ्य पुस्तक है, ये जो पाठ्य पुस्तक है इसको सामने रख लिया होगा। जो भी पंक्तियां हम पढ़ाएंगे उनके ऊपर आपके फिंगर्स रहना बहुत जरूरी है। हर एक स्टांजा में हर एक पंक्तियों का जो है हम अर्थ बताएंगे, कठिन शब्दों का भावार्थ अर्थ बताएंगे, पंक्तियों का भावार्थ बताएंगे। उसको बहुत सही ढंग से अपने कंसंट्रेशन से ध्यान में रखना है। क्योंकि आप जूनियर 10th क्लास के छात्र हैं। जूनियर 10th क्लास माने 9वीं कक्षा और अगले साल आप 10वीं में जाने वाले हैं। आपकी जो बौद्धिक प्रगति है, आपकी लेवल है, ये ऊंची हो गई अभी। और सही ढंग से बैठ करके आप ध्यान देंगे, ये समझकर मैं आप इस कविता को स्पर्श करना चाहता हूं। कविता का संदेश है, इसमें पद्य संबंधी कहा गया है। प्रस्तुत अंश जो है चांदनी रात ये पंचवटी नाम के खंडकाव्य से लिया गया है। अब इसमें प्रकृति की सुंदर प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है। अब प्रकृति शब्द माने हमारी नजर के सामने सृष्टि का रूप आ जाता है। ये प्रकृति है अनेक सारे वैभव से संपन्न। ऐसी हमारी प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता समाई हुई है सुंदरता प्रकृति में। और इसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत मनोरम मनोहर रूप से
किया है, अभिव्यंजित किया है, बड़े माधुर्य भाव से बताया गया है। सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है चांदनी रात नाम की कविता में। चांदनी रात कविता का वाचन करेंगे। अभी प्रतिष्ठांगा हर एक पंक्तियों का भावार्थ बताएंगे, कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, आप सभी को ध्यान देना है। चाऊ चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखो पद्य है, किसी पद को गाकर के पढ़ाने में और आनंद, हर्ष उल्लास आनंद होता है, और उसकी पद्धति भी है गाकर के पढ़ाने की। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं दरुभी मंद पवन के झोंकों से। कितने अच्छे भाव प्रकट किए हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनो जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी नाम का जो खंड काव्य है, उस खंड काव्य से देखो, खंड काव्य क्या होते हैं? किसी विशेष एक व्यक्ति की जीवन की प्रधानता होती है। इसमें खंड काव्य में किसी एक के जीवन की प्रधानता होती है, और पंचवटी नाम के खंड काव्य से इस अंश को लिया गया है। अब पंचवटी नाम कहने पर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम आ जाएगा। अब पंचवटी माने वहां पर एक पर्ण की कुटिया आ जाएगी। अपना छोटा भाई भ्राता है लक्ष्मण जी, लखन जी का नाम आ जाएगा, मैया सीता जी का नाम आ जाएगा। कविता के अंतिम पंक्तियों में उनका उल्लेख किया गया है। मगर वहां पर का जो दृश्य है, और रात्रि का समय है, आकाश में चांदनी बिछी हुई है, चंद्रमा का वक्त प्रकाश है, झिलमिलाती चांदनियां हैं, और सारा विश्व, पूरा संसार के सो जाने पर नियति जो है, प्रकृति जो है, अपने क्रियाकलापों को, अपनी गतिविधियों को नहीं रोकती है। हवा मंद मंद चलती है, जल के झरने हैं, नदी का प्रवाह है, वो अपने आप चलते रहता है, और हवा की ठंडी सी लहर में हरी हरी घास भी, पेड़ पौधे हैं, तरु भी मौज मजा मस्ती से झूम उठते हैं, और वो जो क्रियाकलाप है, वो जो गतिविधियां हैं प्रकृति की, रात्रि के शांत समय में अपने अपने कार्य में लगी हुई है। यही बहुत अच्छा संदेश मैथिली शरण गुप्त जी देते हैं। अब चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू का मतलब है सुंदर, शब्दार्थ में देखेंगे चारू शब्द जो है इसका अर्थ है सुंदर। चारू चंद्र का अर्थ है, चारू माने सुंदर चंद्रमा, और उसकी चंचल किरणें, चंचल का अर्थ होता है जो शांत ना हो। चंचल का अर्थ है जो शांत ना हो, हमेशा हलचल करने वाली। चंचल शब्द का अर्थ है जो शांत ना हो।
अब देखिए यहाँ पर एक दृश्य, एक चित्र हमारे नजरों के सामने खड़ा करना है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, रात्रि के समय चंद्रमा की किरणें कितनी अच्छी होती है, लाभदायक होती है, आर्द्र स्वरूप की होती है, ठंडी सी होती, शीतल सी होती है और रात्रि के समय मन को भाने वाली होती है, मन को अच्छी लगती है। फिर बाद में क्या कहते हैं, खेल रही है जल थल में, थल माने भूमि, जल माने जल का प्रवाह, जलाशय जल को कहा गया है, थल माने भूमि होती है, थल माने भूमि। चंद्रमा की किरणें जल और थल में अपने क्रियाकलाप कर रही है, झिलमिला रही है, अटखेलियां खेल रही है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा के साथ साथ पूरे आकाश में शाम होते ही, संध्या का वक्त होते ही स्वच्छ निर्मल शुद्ध पवित्र गंगा जल के जैसी ब्राइटनेस करती हुई, प्रकाशित होती हुई चांदनियां भी बिछी हुई है। जैसे कि रंगोली के टिक्के निकालते ना आंगन के सामने हम बड़े सवेरे, वे जो सफेद रंगोली के टिक्के दिखते हैं चकाकते, वैसी चांदनियां आकाश में रात्रि के समय भास रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी माने धरा, अवनी माने पृथ्वी और अंबर माने गगन। आकाश और धरती में स्वच्छ चांदनी की, चंद्रमा की किरणें ये जो है प्रकाशमान हो रही है और उन चांदनियों का, चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है जलाशय में गिर रहा है और ऐसा मनोहारी और सुखद वातावरण का वर्णन कवि जी ने यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। अवनी का अर्थ है धरती, अवनी का अर्थ क्या है, धरती माँ। धरती शब्द को देखा जाए तो हरी भरी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत पहाड़ की चोटियां हैं, नदियां हैं, नाले हैं, बड़े बड़े हरे हरे मैदान है, पशु पक्षी पखेरु। अब ये लोग तो शांत स्वभाव से सोए होंगे रात्रि के समय, मगर प्रकृति के नियति के जो क्रियाकलाप गतिविधियां जो है ये चल रही है। अवनी और अंबर, अंबर का अर्थ क्या है, गगन, अंबर माने आकाश, अंबर का अर्थ होता है आकाश। अब आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, मैं ये मानता हूं आप सभी के सामने, आप जो बैठे हैं आपके सामने हमारा पाठ्य पुस्तक, नवीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक होगा और सभी पंक्तियों पर उंगलियां रख करके एक एक कठिन शब्दों का अर्थ सुनना है, ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है। वैसे तो नोट भेजी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं कभी मंद पवन के झोंकों से। कितना अच्छा वर्णन है, मनोहारी और सुंदर वर्णन है रात्रि के समय। पुलक माने खुशी, आनंद, हर्ष, उल्लास। और कौन प्रकट करती है, धरती माँ। रात्रि की शांति के समय एकांत भाव से धरती माँ, हमारी मातृभूमि खुशी प्रकट करती है। कैसी पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मंद मंद पवन के झोंके चल रहे हैं और तृणों की नोकों से, तृण माने घास होती है, ऐसी बड़ी बड़ी घास होगी और वहां पर वो जो घास है, घास के नोक जो है हवा में लहरा रहे होंगे मंद मंद पवन के झोंकों से और वे अपनी खुशियां प्रकट कर रहे हैं। ऐसा विचार भाव प्रस्तुत किया है कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। अब तृण माने हरी घास, तृण का अर्थ है हरी घास, तृण का अर्थ होता है हरी घास। नोक माने नुकीला जो नोक होता है घास का, घास के पत्तों का नोक होता है ना, आप सभी को पता होगा। कभी हरियाली में खेत कूदने के लिए और आप खेलने के लिए गए होंगे, कभी बाग बगीचे में, खेतों में गए होंगे तो घास तो देखी होंगी, हरी हरी घास पर चलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब तब बताते हैं आगे की पंक्तियों में कहते हैं, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। अच्छा, हरी हरी घास ही नहीं उड़ रही है, ये नहीं लहरा रही है, बल्कि
पेड़ पौधे तरु जो है बड़े बड़े पेड़ भी उनके पत्ते भी मंद मंद पवन के झोंकों से इधर उधर झोंके ले रहे हैं, लहरा रहे हैं। और ये पवन कैसी है, मंद और सुगंधित पवन है। और ये जो ठंडी ठंडी हवा है इसकी लहर जो है, खुले मैदान में चले जाओ भाई, वहां पर जाकर के देखना है हम सब लोगों को कि हवा कैसी ठंडी ठंडी। जब हम पतंग उड़ाने जाते हैं, कहीं मैदान पर चले जाते हैं, खुले मैदान में जाने के बाद कहीं नदी किनारे, समंदर किनारे, जलाशय के किनारे पर गए तो बहुत ठंडी शीतल हवा की मंद मंद लहर आती है, हमारे मन को भाती है, मन को सुखद आनंद प्रदान करती है, मानो झूम रहे हैं तरु भी। अब झूमना माने खुशी प्रकट करना, तरु माने पेड़, तरु का अर्थ होता है पेड़ होता है। तरु का अर्थ होता है पेड़। और इस वातावरण में रात्रि के शांत समय में पेड़ पौधे भी अपनी खुशियां प्रकट कर रहे हैं। तरु का अर्थ है पेड़। आगे कहते हैं मंद पवन के झोंकों से। पवन माने हवा, पवन का अर्थ है वायु, प्राणवायु भी कहा जाता है। पवन का अर्थ है हवा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ, है क्या ही निस्तब्ध निशा। चांदनी कैसी लग रही है, मैंने अभी बताया आप लोगों को। आकाश से चमकने वाली जो चांदनी है झिलमिला रही है और हवा के साथ अटखेलियां खेल रही है। और वो कैसी बिछी हुई है, स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र गंगा जल की जैसी और भी पवित्र है। और वो स्वच्छ चांदनी कहां पर बिछी हुई है, आकाश में, और जलाशय में उनका प्रतिबिंब गिर रहा है। और वहां पर है क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध शांत रात्रि, निस्तब्ध बिना हलचल के, शांत है, एकांत भाव से। निस्तब्ध शब्द का अर्थ है निशा माने रात्रि, रजनी, रजनी भी कहा गया है रात्रि को। और निशा शब्द यहाँ उपयोग में लाया है निस्तब्ध। निस्तब्ध शब्द का अर्थ है निशा, निस्तब्ध का है शांत, निस्तब्ध शब्द का है अर्थ शांत रात्रि। निशा का अर्थ है रात्रि। निशा का अर्थ है रात्रि। है स्वच्छंद सुमंद गंध वहां निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद अपने आप मन से स्वानंद व्यक्त करने वाली, सुमंद गंध, गंध माने सुवास, सुमंद गंध अपने आप से यहाँ वहां घूमने वाली सुगंधित हवा को यहाँ पर कहा गया है। रात्रि के समय ठंडी ठंडी हवा है, पेड़ पौधे तरु फुलवारी है, यहाँ हरी हरी घास के साथ ये जो हवा है और चांदनियां है, ये सब एक दूसरे के साथ अटखेलियां खेल रहे हैं। और इसका जो मनोहारी वर्णन है, प्राकृतिक संपदा की सुंदरता का वर्णन करने वाले प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में बहुत सुंदर वर्णन किया है। रात्रि के समय चांदनी, चंद्रमा, उनका प्रकाश है, हवा का झोंका है, जल जलाशय है, उनका प्रतिबिंब है, और वैसे समय में एकांत भाव है, शांत निशा है, रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंध वहां निरानंद है कौन दिशा। अब निरानंद है, निरानंद आनंद रहित, तो ऐसी कौन सी दिशा है जिसको आनंद नहीं है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य वायव्य नैऋत्य और आग्नेय सभी दिशाओं में और ऊर्ध्व और अध दिशा में सभी दिशाओं में बहुत आनंद फैला हुआ है। और निरानंद है कौन दिशा, सभी दिशा है आनंद से पुलकित हो उठ रही है, खुशी के माने झूम उठ रही है, ऐसा प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है। बंद नहीं अब भी चलते हैं ये नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं अब भी चलते हैं। सूरज जब डूब जाता है पश्चिमी दिशा में, तब नियति जो है और नटी जो है रात्रि के समय में नृत्य करने वाली नृत्य
ये प्रकृति है, ये जो भाग्य विधाता है, ये नियति नति के कार्यकलाप माने गतिविधियां। कार्यकलाप का अर्थ होता है नदी। नदी शब्द का अर्थ है नर्तकी, अभिनेत्री, तत्पश्चात नियति नति के कार्यकलाप, कार्य माने काम और कलाप कार्यकलापों को ही कहा गया है गतिविधियां। कार्यकलाप का अर्थ है गतिविधियां। कार्यकलाप को क्या कहा गया है? गतिविधियां। यहां पर एक संदेश देना चाहते हैं कवि हमको। कौन सा संदेश देना चाहते हैं? देखो, रात्रि के समय हो या दिन के समय हो, नियति जो है, ये प्रकृति जो है, अपने कार्यकलापों को बंद कर देती है। क्या हम दिन भर काम करेंगे, दिन ढल गया, सूरज डूब गया, संध्या का समय हो गया, हमने अपना अन्न ग्रहण कर लिया, खान पान हो गया, हम तो शयन के लिए कक्ष में चले जाएंगे आराम के लिए। मगर इस प्रकृति में जो है जल है, हवा है, यहाँ के पर्वत पहाड़ है, बिछी हुई चांदनी है, चंद्रमा है, ये थोड़ी ना कहते हैं कि हम भी तो दिन ढल गया हम चले जाएंगे आराम करने के लिए। नहीं, इनकी गतिविधियां निरंतर चलते रहती है और ये थकते नहीं है, दम नहीं लेते, थकावट नहीं होती है, ये निरंतर चलते रहते हैं। कवि को प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा हमें यही संदेश देना चाहते कवि कि आप भी जैसी प्रकृति चल रही है वैसे हमेशा निरंतर चलते रहो, निरंतर अपने कार्य में लगे रहना है। और कौन से भाव से? शांत भाव से लगे रहना है। ये सब गुण जो है प्रकृति से सीखना है। भार उठाने की क्षमता कौन देती है? भार उठाने की क्षमता हमें धरती माँ देती है। ऊंचा उठने का जो स्वाभिमान का गुण कौन देता? पर्वत पहाड़ की चोटियां देती है। तो प्रकृति से कुछ हमें सीखना है, ऊंचा उठने का सीखना है पर्वत पहाड़ों से। धरती माँ बाहर सहना सिखाती है, सूरज हर दिन जगाने का सिखाता है, एक दूसरे को जगाने का कार्य करना है। अब देखिए, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब कार्यकलाप भी चलते हैं, रात में मंद मंद पवन के झोंके चलते हैं, हाँ चांदनी की चंद्रमा की किरणें भी अटकेलियां खेल रही है, मगर कैसे? चुपचाप, एकदम एकांत और शांत भाव से एक दूसरे के साथ मौज मजा मस्ती के साथ हल्ला गल्लोल कर रहे हैं। क्या तब तो दुनिया नहीं सोती पूरी, और रात्रि के समय ये लोग पूरी शांति के साथ एकांत भाव से अपनी क्रियाकलापों को, गतिविधियों को निरंतर रखते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में इन भावों को मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकट किया है और प्रकृति की सुंदर ऐसी प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब वसुंधरा देखो कितना अच्छा शब्द यूज किया है, उपयोग में लाया है यहाँ पे। वसुंधरा धरती को, अवनी को, हमारे पृथ्वी को कहा गया है वसुंधरा। सुंदर नाम का जो शब्द, सुंदर नाम का जो शब्द का विशेषण इसमें उपयुक्त हुआ है, ये सच में हमारे जो भारत भूमि है, पर्वत पहाड़ नदी नाले जलाशय, ये सभी चीजों से हरियाली है, बड़े बड़े मैदान है, पर्वत की चोटियां हैं, बहुत नटी हुई है हमारी मातृभूमि जो है। ये एक तो कृषि प्रधान है, दूसरी बात सभी प्राकृतिक संपदा से वैभव संपन्न ऐसी मातृभूमि है। मगर वसुंधरा को यह कहा गया है यहाँ पर, बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। उसकी बूंदे जो होती है ना, दो बिंदु जिनको हम शबनम कहते हैं, शबनम की बूंदे हरी हरी घासों पर रात्रि के समय अपनी आर्द्रता के कारण, बाष्प के कारण वो उसकी बूंदे हरी हरी घास की पत्तियों पर जम जाती है और चांदनी की जो किरणें हैं, कोमल किरणों में वो लख प्रकाश देती है, प्रकाशमान हो जाती है, जैसे मोती जैसी लगती। कैसी लगती है रात्रि के समय? मोती जैसी लगती है। मगर
बड़ी सुबह पूरब की दिशा में सूर्य भगवान जब पदार्पण करता है तब सूर्य की किरणें उन्हें बटोर लेती है। सूर्य की किरणों में वे शबनम की बूंदें जो है वो सूख जाती है। तो ऐसा भासमान करते हैं, कभी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सूरज सभी को बटोर लेता है, सभी ओस की बूंदों को, सभी मोतियों को बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा का अर्थ मैंने बता दिया आपको। वसुंधरा माने पृथ्वी होती है, धरती माँ को अवनी को कहा गया है, इस धरा को कहा गया है, और मोती शबनम की बूंदों को, जो कि रात्रि के समय हरे हरे घास पर शबनम ओस की बूंदें जम जाती है, उनको कहा गया है। और ये बूंदें जो है ना बिखेर देती कौन? धरती माँ। और रवि जो है सूरज हर दिन सुबह उनको बटोर लेता है, समेट लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, संध्या को समर्पण कर देता है। विरामदायिनी माने आराम देने वाली। विरामदायिनी का अर्थ क्या है? विरामदायिनी का अर्थ है विश्राम देने वाली। विरामदायिनी का अर्थ है विश्राम देने वाली। अब देखिए विरामदायिनी संध्या, संध्या के समय सभी को आराम मिलता है, सांझ होते ही सभी को आराम लगता है, विश्रांति का समय आया ऐसा लगता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को कौन दे जाता है? भेंट स्वरूप दे जाता है। रवि संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तो जिसके उसका नया रूप छलकाता है। अब श्याम शब्द का अर्थ है सावला। तन माने शरीर, अपने सावले शरीर वाली इस धरा को क्या करता है? वो भेंट स्वरूप दे जाता और नया दृश्य छलकाता है। ज्योति कलश छलकता है सुबह सुबह सूरज की सहस्त्र रश्मि किरणों से ज्योति कलश सब तरफ ऐसा प्रकाशमान हो जाता है। और अंधेरा धीरे 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 नष्ट होते 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 रात्रि का जितना भी मैंने श्रृंगार का वर्णन किया है, मोती बिखेर देती है वसुंधरा, और चांदनियां जलाशय में बिछी हुई है, जैसे रंगोली निकालते हुए वैसे प्रकाशमान हो रही है। मंद मंद पवन की ज्योति वो तो चलती रहे, हवा तो चलती रहती है, और रात्रि का जितना भी श्रृंगार है आर्द्रता का बाष्प के भाव से जो भी ओस के बिंदु जम जाते हैं घास पर, वो सब बटोर लेता है। और किसको भेंट स्वरूप देता है? संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कौन छलकाता है अपना नया रूप? रवि छलकाता है, सूरज आदित्य जिसको कहते हैं वो अपना नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में सुंदर वर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना। अब देखिए पंचवटी शब्द का अर्थ है, अब देखिए शब्दशः हम देखेंगे 5 बड़ों का समूह पंचवटी शब्द है। 5 बड़ के पेड़ नहीं, मतलब पंचवटी में 5 प्रकार के पेड़ माने जाते हैं, जिसमें गुलेर है, पीपल है, आंवला है, बिल्वपत्र और बरगद। इन 5 पेड़ों को के समूह को हम पंचवटी कहेंगे। अब पंचवटी की छाया में, अब पंचवटी की छाया में प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना रुमाल नयनों पर मुख पर ढक करके शीतल छाया में बहुत अच्छी सुखद नींद लेते थे। मगर वहां पर इस पंचवटी की छाया में एक सुंदर सी कुटिया बनाई है लखन जी ने अपने भाई और भाभी के लिए। पंचवटी के जो परिसर का दृश्य है उसका वर्णन किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने, तो उसका वर्णन किया है पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। अब जंगल में कहीं पर हरे हरे घास वाला मैदान है और नदी का किनारा है, वहां पर मंजुल सरगम छेड़ती हुई जल की धाराएं बहती है। पशु पक्षी जो है पखेरु है वे वहां विचरण करते हैं, वहां अपना वास करते हैं। मंजुल मंजुल ऐसी कलकल ऐसी ध्वनि करते हैं। वैसे वातावरण में पंचवटी की छाया में बगल में एक सुंदर सी पर्णकुटी घास
दूध से जो कुटिया बनाई जाती है उसको पर्णकुटी कहते हैं। सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक बना। एक स्वच्छ ऐसी बड़ी शिला है, पत्थर है, बहुत बड़ा सा पत्थर है, वहां पर शमशेर बहादुर धीरज रखने वाला शूरवीर निर्भीक माने जो नहीं डरता है, ऐसे लखन जी विराजमान है। पंचवटी की अपनी कुटिया के सामने लखन जी विराजमान है। वे कैसे निर्भीक है, जो कभी डरते नहीं है। अब कुटीर शब्द का अर्थ है पर्णकुटी। शब्दार्थ में हम देखेंगे कुटीर शब्द का अर्थ है पर्णकुटी। कुटीर का शब्द है, अर्थ है पर्णकुटी। सुंदर कुटिया बनाई है। खेतों में कभी कभी जो किसान लोग होते हैं छोटी छोटी कुटिया बना लेते हैं, बरसात के समय में आश्रय लेने के लिए कुटिया बनाते हैं। वैसी बहुत बढ़िया कुटी पर्णकुटी बनी हुई है। उसके सम्मुख उस कुटिया के सामने बहुत बड़ी शिला है। वहां पर लखन जी जो है, लक्ष्मण जी जो है, धीर वीर मन से, धीरज मन में रख करके शांत स्वभाव से विराजमान है, बैठे हुए हैं। आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी? एक अंतिम स्टांजा है, इसका हम अभ्यास करेंगे। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बला दृष्टिगत होता है। अब देखो कितना वर्णन अच्छा किया है। ये धनुर्धर है, धनुर्धर धनुष्यधारी को कहा जाता है, जो हाथ में धनुष्य लेकर के, जैसे अर्जुन जी थे धनुर्धर, एकलव्य जी थे धनुर्धर, वैसा ही प्रमाण लखन जी के संदर्भ में कहा गया है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन माने संसार, पूरा विश्व, पूरा नक्षत्र मंडल, पूरी सृष्टि सोई हुई है, एकांत भाव से शांत स्वरूप में है। भुवन माने संसार। हम कभी भी कहते हैं ना, तीनों भुवन में, स्वर्ग मृत्यु पाताल तीनों भुवन, वैकुंठ भुवन बोलते हैं, मृत्यु लोक बोलते हैं। भुवन माने संसार। भुवन शब्द का अर्थ है संसार। भुवन भर सोता है, जबकि पूरी दुनिया सोई हुई है, सब लोग सोए, पशु पक्षी आराम कर रहे हैं, तब यहाँ निर्भीक मन से, मन में धीरज रखने वाला सावले रंग का ये धनुर्धर कौन बैठा है, ऐसा प्रश्न उठता है। जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बड़ा दृष्टिगत होता है। यहाँ पर बताया गया है कि कुसुमायुध योगी सा कामदेव के जैसा है, एक कामदेव के जैसा है योगी, जिनको हम लखन जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं। और ये तो दृष्टिगत दिखाई पड़ता है। वहां पर जो शांत शिला पर, स्वच्छ शिला पर जो विराजमान बैठा हुआ है, ये कोई योगी के जैसा कामदेव बैठा हुआ है, जो कि लक्ष्मण जी है, वो दिखाई पड़ता है, बना दृष्टिगत होता है। ऐसे विचार प्रस्तुत चांदनी रात कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत अच्छे विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और पुलक प्रकट करती है धरती, यहाँ पर आनंद उठता है, हर्ष उल्लास आनंद के साथ सभी की खुशियों का वर्णन। ये प्रकृति के जितने भी ये है क्रियाकलाप है, गतिविधियां है, प्रकृति माने सभी वैभव संपन्नता आ गई इसमें। हवा है, जल है, पर्वत पहाड़ की चोटियां, पेड़ पौधे हैं, तरु है, हरियाली घास है, हरियाली है, पशु है, पक्षी है, मानव जीवन है, ये सभी चीजें हमारी प्रकृति में आ जाती है। और इनकी खुशी की बात रात्रि के समय प्रकृति अपने क्रियाकलाप, अपनी गतिविधियों को कैसे रखती है, इसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी पहली कविता जो है 9वीं कक्षा की चांदनी रात, इसमें बहुत सही ढंग से प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर इनके नोट्स हम भेजेंगे, भेज दिए हैं, उनको जब का तभी ही लिख लेना है। कठिन शब्दों के शब्दार्थ लिख लेना है। दिन ब दिन हर एक विषय का जो भी गृह पाठ है, ये आपका बोझ ना बन जाए, इसलिए मेरी विनती है आप सभी छात्र छात्राओं को अच्छे विधाएं हैं, अच्छी विधाएं हैं जो कि हम लेके आएंगे आप सभी लोगों के लिए। और
आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी जिस दिन का उसी दिन लिखने की कोशिश कीजिए। बाद में आप लोगों में पंचायत ना हो जाए कि इतना सारा है कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप जूनियर 10th क्लास के छात्र हैं और आप बहुत सुशील, शांत, संयमी, नम्र और विद्वान स्टूडेंट हैं। आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे छात्र हैं आप लोग, और ध्यान देकर के सुनना है। एंड एवरी डे ट्राई टू डू स्टडी वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन टू मी। धन्यवाद।